नमस्कार बेटा, आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार, क्योंकि हम इन कक्षाओं के माध्यम से हमारे पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का एक प्रयास कर रहे हैं और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। तो हमारा जो चैप्टर है, जो चल रहा था, वो था कृष्णा शोक्ति के द्वारा लिखा हुआ मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वो 52 तरह की जो नॉन रोटी है वो बनाने की महारत हासिल कर चुके हैं और वो ये कहते हैं कि ये महारत मुझे आनुवंशिक तौर पे अपने वालिद से मिली है, यानी मरहूम पिता से प्राप्त हुई है। वो इस चीज को भी स्वीकार करते हैं कि मात्र आनुवंशिक तौर से ही किसी कला में महारत हासिल नहीं होती, बल्कि हर कोई व्यक्ति जो है वो बचपन से करके सीखता है, तभी उस कला में हुनर, कौशल और प्रवीणता हासिल करता है। तो उसी का साक्षात्कार लेने के लिए कृष्णा सोपती वहाँ उपस्थित होती हैं और ये साक्षात्कार के उन्हीं पलों को उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। तो आइए बढ़ते हैं उसी के दूसरे भाग की तरफ, जो इस पाठ को पूर्णता की ओर ले जाता है। मियाँ नसीरुद्दीन से जब उन्होंने प्रश्न किया कि किस तरह से आपने इसकी तालीम प्राप्त करी, तो उन्होंने बताया तालीम 2 तरह की होती है। जैसे मदरसों में जो वहाँ के गुरु होते हैं, वो गुरु जिस तरह का वाचन करवाते हैं, बच्चा भी उसी तरह का वाचन करते चलता है। और दूसरी तरह की तालीम होती है। अब वो दूसरी तरह की तालीम क्या है, उसी के विषय में हम चर्चा करते हैं। तभी जो है मियाँ नसीरुद्दीन के समक्ष जो है मीर साहब उपस्थित होते हैं और मीर साहब से कल न हाजिर होने का उन्होंने सवाल किया। तो मीर साहब ने जवाब दिया, मियाँ अभी हम लौट के आते हैं, तभी आपका जवाब देंगे। आप दूसरी पढ़ाई के विषय में कुछ बता रहे थे ना? कृष्णा शोक्ति ने तुरंत पूछा। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि जैसे सुकरात हो। क्या मतलब है? यानी बहुत जाने माने विचारक रहे हों। उन्होंने कहा, हाँ, एक दूसरी भी पढ़ाई होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा ना कच्ची में बैठता है, ना बैठता है पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। तो हम ये पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? यानी उन कक्षाओं का क्या हुआ जिसमें वो बैठ-बैठ के आगे बढ़ा है, लेकिन उसने शिक्षा कुछ भी हासिल नहीं की। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे और वो भी हम ही पर दागते रहेंगे, यानी सीधा शिकार हमें ही बनाएंगे। यानी वो प्रश्नोत्तर शैली में वापस घुमा करके वही प्रश्न कृष्णा सोपती के सामने ही उपस्थित कर देता है। आप ही बताइए, उन तीनों जमातों का क्या हुआ? कृष्णा सोपती कहती है, ये बात तो मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानभाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। यानी यहाँ पर उनको उनकी उम्र के तकादे से भी परखा गया है कि वास्तव में उम्र के एक अंतिम पड़ाव तक जब वो पहुंच चुके हैं, तो उनके मुख के जो दांत हैं वो भी अधिकतर झड़ चुके हैं। उन्होंने कहा, मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबा, अब अभी साफ किए कर देता हूँ, जरा सी देर ही मान लीजिए। तो वो उदाहरण देते हैं, हम बर्तन धोना ना सीखते हैं, हम भट्टी बनाना ना सीखते हैं, भट्टी को आंच लगाना भी नहीं सीखते हैं, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते? यानी वापस से उन्होंने कटाक्ष किया है कृष्णा शोभती को। क्या कहते हैं, देखिए, मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसा देखकर कि उन्हें हमसे जवाब पाना है, फिर बड़े मजे से अंदाज में कहने लगे, कहने का मतलब है साहिबा कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज है, यानी जो आपको शिक्षा देता है उसके शिक्षा देने का तरीका क्या है वो भी महत्वपूर्ण होना जरूरी है। सिर हिलाया और हिलाते हुए बोले, हैं साहिबा, मानते हो आप इस मेरी बात को? मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? यानी मैंने काम की शुरुआत की। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। यानी अब हमें लगा कि ये पुरानी किसी बातों में फिर से सोच विचार में गुम हो जाएंगे, तो उन्होंने वापस से उनको सचेत किया। क्या कहते हैं? कृष्णा सोपती वापस से प्रश्न रखती है, आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, और क्या यहाँ और भी है नानबाई जिनको इस तरह की रोटियां बनाने का हुनर हासिल है? मियाँ ने फिर से घूरा, बहुतेरे हैं पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है आपकी एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, यानी वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं वो सारे बादशाह सलामत यानी अकबर के यहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं। क्या कहते हैं, देखो, एक बारी बादशाह सलामत ने इनके पूर्वजों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा, मियाँ नान भाई, कोई नई चीज खिला सकते हो? तो उन्होंने कहा, हुक्म कीजिए जना जहां पना।
तो वापस से बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से पके। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? तो वापस कृष्णा सोप्ती ने प्रश्न किया कि क्या उनसे ऐसी चीज बन पाई थी? उन्होंने जवाब दिया, मियां नसीरुद्दीन ने, क्यों ना बनती साहिबा, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही, यानी खूब प्रशंसा भी हुई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा कि बताओ वो पकवान क्या था, कोई खास चीज होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि मियाँ नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, हम ये तो नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई है हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। यानी उनको खुद को ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या व्यंजन बनाया जिससे बादशाह सलामत जो है उनकी प्रशंसा करने लगा, लेकिन वो इस चीज की तारीफ जरूर करते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने अपने कारीगरी से, अपने हुनर से, अपनी कार्य की दक्षता दक्षता से, प्रवीणता से जो जो कला में कौशल हासिल किया था वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई इस तरह का कला मंद व्यक्ति होता है, कुशल व्यक्ति होता है, ऐसे खानदानी नान भाई को तो खाली कुएं में भी दे दो तो वो भी वहां पर आग जलाकर और तरह तरह की रोटियां पका सकता है। इसके लिए वो मन गढ़ंत एक कहावत भी बता देते हैं कि कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, ये मन गढ़ंत है। मजा लेने के लिए फिर से टोका। कृष्णा सोप्ती बोलती है, कहावत ये सच्ची भी है कि? तो केक फिर तो मियाँ ने फिर से तरेरा तरेरा यानी गहरी निगाहों से देखा। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या है काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती है? कभी ये देखी है आपने? रोटी तो पकती है जनाब आंच से, समझे? आंच से का क्या मतलब है? यानी कठिन परिश्रम से। अब तो कृष्णा सोप्ती खुद कहती हैं, सिर हिलाना पड़ा और कहना पड़ा, वास्तव में आप ठीक फरमाते हैं, बजा फरमाते हैं, यानी बिल्कुल सही कहते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ हंस, रहमत इस वक्त किधर को, यानी कहाँ जा रहे हो? क्या वह लड़कियां आपसे रुमाली लेने आई? शाम को मंगवा लीजिए। यानी कुछ लड़कियां जो हैं उनसे कुछ इस तरह का कार्य करते हैं जिससे वो कुछ जो है उनसे लेने के लिए पूछ रहे हैं कि वास्तव में क्या वो लड़कियां आपकी और उस दुकान पर आई थी वो सामान लेने के लिए? तो उन्होंने वापस से जवाब दिया, मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। कृष्णा सोप्ती वापस से कहते हैं कि एक बात तो, हमारे प्रश्न एक और है, वो प्रश्न का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती भी पा गए। यानी बीड़ी सुलगा लेने से मानो उनके अंदर थोड़ी सक्रियता आ गई और कहते हैं, पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं लेंगे? यानी आप मेरे प्राणों को तो नहीं हरेंगे, सिर्फ प्रश्न तो पूछेंगे, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। उसमें भी अब क्या देर है, 70 के तो हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। यानी वो ये भी मानते हैं कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, कब भी आ सकती है। इसलिए वो ये सोचते हैं कि वास्तव में इसी मृत्यु का साक्षात्कार हमें भी हो सकता है, लेकिन कब हो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। इस मजमून पर, यानी ऐसी दार्शनिकता पर हम में से कुछ कहते न बन पाया तो हमने कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। फिर से मियाँ ने बेरुखी से टोकते हुए जवाब दिया, वो बात तो मैंने पहले बता दी ना। तो कृष्णा सोप्ती कहती है, हाँ बात तो हो गई, पर ये जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम करते थे। वापस से देखिए मियाँ नसीरुद्दीन क्या कहते हैं, जी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पे तुले हो? कह दिया ना बादशाह के यहाँ काम करते थे तो काफी नहीं है? फिर से हम खिसियानी हंसी हंसे, यानी अच्छा तो नहीं लगा पर फिर भी झूठी एक मुस्कुराहट जो है चेहरे पे लानी पड़ी और उन्होंने कहा, है तो काफी, पर जरा नाम ले लेते तो उससे वक्त से मिला लेते। भाई किस समय के रहे होंगे आपके मरहूम वालिद या उनके भी वालिद? वक्त से मिला लेते, क्या खूब कहते हो। मियाँ नसीरुद्दीन फिर से हंसते हुए जवाब देते हैं, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? उन्होंने फिर से खिल्ली उड़ा दी, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां पना बादशाह सलामत ही। कौन से? बहादुर शाह जफर?
मियाँ ने फिर से खिंचकर कहा, यानी गुस्सा होकर कहा। फिर अलट-पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम की चिट्ठी, यानी बादशाह को कौन-सा आपको चिट्ठी लिखकर भेजना है कि डाकखाने वालों को सही नाम पता बताना ज़रूरी है। हमें बिटर-बिटर अपनी तरफ देखते हुए पाया तो फिर सिर हिला दिया और अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो हम काम से निपटारा पा लें। तभी उन्होंने वापस से कहा, ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने फिर से रुखाई से जैसे सीधा ही प्रत्युत्तर दिया, मानो वो अपनी कन्नी काटने पे उतारू हो, यानी वो उनसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं। अपने कारीगर को, और कौन होगा? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे के किसी दबे हुए अंधड़, यानी अब उनको गुस्सा आ रहा है, दबे हुए अंधड़ के आसार को देखकर ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। यानी अब मन में जो प्रश्न आया था वो उनके सामने हमने प्रत्यक्ष नहीं किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, यानी आपके सानिध्य में रह करके काम सीखते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, खाली शागिर्दी ही नहीं करते साहिबा, गिन के मजूरी देता हूँ, यानी इनके मेहनत का मेहनताना भी पूरा ही उनको देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, यानी अगर 1 मन आटे की वो रोटियां बनाते हैं तो मैं उनको 2 रुपए देता हूँ, और 4 रुपए मन मैदे की मजूरी, और मैदे की अगर नान रोटी वो सिका करते हैं तो उसके बदले में उनको 4 रुपए मजदूरी के तौर पे देता हूँ। फिर से कृष्णा शोभते ने प्रश्न रखा, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? तभी मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर से छुटकारा पाने के लिए बोलते हैं, बाकर खानी, शीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सारी नान रोटी के प्रकार हैं जो जिस तरह की रोटियां मियाँ नसीरुद्दीन स्वयं पकाया करते थे। फिर तेवर चढ़ाकर घूर कर उन्होंने कृष्णा शोभती को जवाब देते हुए कहा, तो उनकी पापड़ से क्या ज्यादा महीन होती है? महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। यानी पापड़ से भी ज्यादा बारीक और पतली रोटी जो है वो बनाने की महारत जानते थे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन गया, यानी उनको फिर से कुछ याद आ गया और वो उसी सोच में गुम हो गए। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा को याद करते हुए, उसी याद को ताजा करते हुए कहने लगे, उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने और खाने की कद्र करा करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से और निगली और हजम। इस तरह वो अपने इन सारे जो समय के अनुभव हैं उनको कृष्णा शोभती के साथ साझा करते हैं, और यहाँ हमारा ये पाठ पूर्ण होता है जिसमें कृष्णा शोभती ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के परस्पर आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने के साथ साथ उनकी ही ऐसी भाषा ज्ञान को हमारे समक्ष उपस्थित किया है जिनमें उर्दू अवधि के शब्द भी हैं और साथ में मुहावरेदार शैली है। साक्षात्कार के रूप में, यानी हिंदी की एक महान विधा के रूप में इस पाठ को लिखा गया है। तो यहाँ ये पाठ हमारा पूर्ण होता है। उपस्थित होते हैं इनके प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद आप सभी का कक्षा में अपनी भागीदारी निभाने के लिए।